हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल दी एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम पॉलिटी का मॉड्यूल्स देख रहे हैं, जिसकी अब तक हमारी 4 वीडियो आ चुकी हैं। आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी ऑफिसर एकेडमी के, ओके? और इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको आपको अटैच कर दूँगा। सो इसमें हम अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने क्या-क्या देख लिया, जैसे इलेक्शंस हैं, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है, इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस है। उसके बाद फिर हमें मिल जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया अपनी लास्ट वीडियो में। ओके जी। उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर विल भी हमने कंप्लीट कर लिया एंड इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हमने फिनिश कर ली। ये हमारा आज का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन कर्मयोगी है, या फिर आपका ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म है, जन योजना अभियान, ये सारे टॉपिक हम देखेंगे। अच्छा, हम इसको कैसे फिनिश कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे हमारा फुल्ली टारगेट है कि हम जो लास्ट पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के, उनको भी हम कवर करें, जो भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है जी? तो इस तरीके से हम देख के चल रहे हैं इसमें। और आपको क्या करना है कि ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली आप एक मैगज़ीन लेके बैठ गए, फिर आपको लग रहा है कि यार 2-3 दिन में फिनिश कर दूँ, ऐसे नहीं होता है। आप क्या करें, 1-1 घंटे का मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, 1-1 घंटे में आप इसको एक बारी विजुअलाइज़ कर लें, एंड देन उसको फिर आप रीडिंग कर ही रहे होंगे। तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो 1-1 घंटे के शेड्यूल्स पे ही आप इसको तैयार करें। पर्टिकुलर टाइम ना दें इसको कि आपको 2-3 दिन में ही फिनिश करना है, बाद-बाकी सारी चीज़ छोड़ देनी है। तो फिर इससे क्या है ना, और डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा-सा कि यार अब हमें और मैगज़ीन तैयार करनी है। तो इस तरीके से 10-15 दिन का अगर गैप हो जाएगा, तो स्टैटिक्स में फिर माइंडसेट नहीं बनता, है ना? तो इसलिए आपको 1-1 आवर देना है, ठीक है? सो इस तरीके से हम फिनिश कर रहे हैं। फिनिश कर चुके थे, और आज हमारा टॉपिक जो चलेगा, वो ये लास्ट वाली हमने बॉडी देख ही ली थी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी हमने क्लियर कर लिया था। और नीति आयोग, राइट? लॉ कमीशन, ये सारे हमारे क्लियर थे, सीबीसी हमने क्लियर कर लिया था। चलिए, हो गई। सो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस को लेके। सो पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये क्या है? देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हमें अधिकार है कोई भी पब्लिक जो अथॉरिटी होती है उसके बारे में जानने का, उसे ही हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है? अब हुआ क्या है अभी, कि अभी ये हुआ है कि जो आरटीआई है एक्ट 2005, ये अप्रोच करता है, अब यू कैन से दैट इसको लगभग 20 साल हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा न्यूज़ में आ गया। तो आपको ये समझना है, क्योंकि ये 24 चल रहा है, तो 25 आ गया ये, यू कैन से। सो कंप्लीट इसको 20 साल हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब हमारे पास इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है आरटीआई कहाँ से आया और किस आर्टिकल के थ्रू है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। सो राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को फंडामेंटल राइट माना और आर्टिकल 19 में लेके आ गया। क्लियर है? चलिए, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति हुई जून 2005 में, और ये फोर्स में आया अक्टूबर 2005 में। पर्पज़ क्या है इसका? इसका पर्पज़ है कि भई सिटीज़न को राइट है कि वो सिक्योर कर सकें जो भी इन्फॉर्मेशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार है किसको? एवरी सिटीजन ऑफ द इंडियन, राइट? सो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की बात करेंगे तो कौन-कौन इसको कोऑर्डिनेट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन के अंतर्गत आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसको देखता है, ठीक है? बैकग्राउंड की बात करेंगे तो आरटीआई जो आर्टिकुलेशंस है वो एज ह्यूमन राइट में, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट्स। ये सारे राइट्स जानने का आर्टिकुलेशन करने का राइट्स है एवरी सिटीजन्स को। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आया, जो प्रमोट करता है क्या? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, है ना? किसमें? एडमिनिस्ट्रेटर में। अच्छा, आरटीआई एक्ट जो था उसने रिप्लेस करा था 2002 वाले को, जिसको हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बोला करते थे, राइट? तो उसके कंप्लीट 20 साल हो गए, तो ये हमारी समझ में आ गया। किस केस के थ्रू? ये थोड़ा सा याद रखना है, राज नारायण। अब बात करते हैं हम इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की। तो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, वो क्या करती है? टू ओवरसीज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई है, ठीक है? अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मेंबर की बात करें तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ओके? और एक आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, जिसमें लगभग 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, अगर मैं देखिए यहाँ पे सीआईसीएफ की बात करूँ तो ये होगा
आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना। और आईसीएस का मतलब है, ये है आपका इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, CICS एंड ICs, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे, वो होता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, राइट। या फिर आप कह सकते हो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो यू कैन से दैट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट इसमें एक रिकमेंडेशन चाहिए कमेटी की। तो कमेटी में कौन-कौन होगा? अभी मैंने बोला तो एक आपके पीएम होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे कमेटी के, मतलब यू कैन से दैट मैंने वही बात बोली आपसे कि कमेटी जो जिसको होल्ड कर रहे हो पीएम, और उसके साथ कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा के होंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जिनको नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। तो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस कमेटी में जो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए किसको? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, राइट। अच्छा आगे बात आते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, राइट। अच्छा आगे देखते हैं फिर हम सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ और स्टेट पीआईओ। तो सेंट्रल का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये क्या होता है? इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो क्या होता है, ये हर पब्लिक अथॉरिटी को राइट है कि भैया वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे फॉर दी सिटीजन्स। अच्छा, राइट टू प्रोवाइड की बात हम करेंगे तो एवरी सिटीजन, अभी वही बात मैं कह रहा था, वो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन की, किसके लिए? पब्लिक अथॉरिटी की। अच्छा वही सारी कहानी है। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, इसमें एप्लीकेबल कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो पब्लिक अथॉरिटी में जिनकी इन्फॉर्मेशन लेने का राइट होगा सिटीजन को, वो कौन-कौन सी होंगी? उसमें सारी अथॉरिटीज़ होंगी, बॉडी होंगी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जो स्टेबलाइज़ हुए हैं किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू। उसमें कोई भी जो लॉ है वो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसका भी हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जो नोटिफिकेशन इश्यू हुए हैं उनका भी हमें राइट है, ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक। अच्छा इसमें और क्या इंक्लूड होता है? इसमें गवर्नमेंट बॉडी भी होती है, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज होती हैं, एनजीओ भी होते हैं, और सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिनको सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट देख रही है। तो आपको ये ज़रूर समझना है कि हमें किस किस चीज़ की किस चीज़ के बारे में जानने का अधिकार है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने रूल किया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव मतलब जो लोग यहाँ कोऑपरेटिव मतलब मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, वो रजिस्टर करी गई किसके अंडर में? तमिलनाडु कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट 1983। अच्छा आर नॉट, ये पब्लिक अथॉरिटी में काउंटेड नहीं है, तो एक एक्सेप्शन थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो पब्लिक अथॉरिटी में अगर ये यू कैन से दैट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बारे में जानने का अधिकार भी नहीं है हमें। तो आरटीआई एक्ट 2005। 2019 में क्या हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट्स और है वो देखना है। 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस है वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है सीजीआई, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा, राइट। अच्छा इसमें कुछ चीज़ों को छूट भी दी गई है, जैसे सेक्शन 8 है, तो उनके बारे में आपको डिस्क्लोज़ करने का राइट नहीं है, एक्सेप्शन फ्रॉम द डिस्क्लोज़र, जो उनके बारे में आपको डिस्क्लोज़ करने का राइट नहीं है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? सर्टेन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गनाइज़ेशन है, जो स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल्स में, ठीक है ना? और सेक्शन कौन-सा है? 8। तो इंक्लूडेड ये 27 ऑर्गनाइज़ेशन है। ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि भई कितने ऑर्गनाइज़ेशन हैं जिनके बारे में हमें जानने का राइट नहीं है, वो सब 27 है, राइट? सो आईबी है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, ईडी है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो सेक्शन 8 के थ्रू जिन लोगों को छूट दी गई है, उनके बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं। जैसे जो अफ़ेक्ट कर रहा है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को लेके स्ट्रैटेजिक एंड साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में जानने का राइट नहीं है हमें। अफ़ेक्ट रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, उनके बारे में। लीड्स टू इनसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। और एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय द एन कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल्स जो फॉरबिडन है उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है हमें जानने के बारे में। एंड कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं है हमें। इंफॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे, मैंने आपको बता दिया 27, राइट। अब हम जुरिडिक्शंस की बात करेंगे। जुडिक्शन क्या है? जो लोअर कोर्ट है, इनको वेर किया गया है फ्रॉम द एंटरटेनिंग सूट्स एंड एप्लीकेशन, तो लोअर कोर्ट्स को राइट नहीं है सारी चीज़ों का। हाउएवर रिट जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शंस है, जो आर्टिकल 32 और 225 के थ्रू हैं, वो भी अनअफेक्टेड है इससे, राइट।
कुछ अदर प्रोविज़न भी दिए गए हैं, पेनल्टी क्या है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। अदर प्रोविज़न में पेनल्टी है, तो पेनल्टी क्या है? अगर मान के चलिए आपने इन्फॉर्मेशन को टाइम से पहले या इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट दिया है आपने, यानी कि इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, यानी टाइम टाइम से आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है ना? इनकरेक्ट दी और इनकम्प्लीट दी, तो क्या पेनल्टी लगेगी? तो यहाँ पे टाइम फ्रेम टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विदिन 30 डेज ऑफ रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट करी और 30 दिन हो गए फॉर मैटर कंसर्निंग लाइफ ऑफ लिबर्टी को लेके, इट मस्ट बी प्रोवाइड विदिन 48 आवर, तो आपको 48 आवर में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अपील जो है सिटीजन कहाँ करेगा? ये जो सिटीजन है कैन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस है ऑफ देयर रिक्वेस्ट आर डिनाई, अच्छा ठीक है, उनको डिनाई भी किया जा सकता है और इनएडेक्टली एड्रेस्ड भी किया जा सकता है। अमेंडमेंट क्या हुआ है अभी? आरटीआई एक्ट जो 2019 है उसको मॉडिफाई करा गया एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। अच्छा, इसमें एम्पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया वो प्रेस्क्राइब करे टर्म क्या होगी, सैलरी क्या होगी, अलाउंस क्या होंगे एंड अदर टर्म ऑफ सर्विस ऑफ सीआईएस एंड आईएएस। ठीक है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है एक्ट 2023, ये भी अमेंड करा गया। ये भी देख सेक्शन 8 के थ्रू आ जाता है, उसको छूट मिल जाती है राइट टू इन्फॉर्मेशन से। सो एग्जेम्प्ट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर, राइट? चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, तो आधार। तो देखिए, आधार का एक क्वेश्चन आया था 2019 में, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट पीवाई को हमारे पूछे गए, उनको भी हम यहाँ पे टैकल करते हैं। ओके, सो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। आधार, सबसे आधार आपने देखा होगा जिसको आप यूज़ करते हैं, आपके यू कैन से दैट जिसमें 12 डिजिट होते हैं, तो उसके बारे में आप जानते होंगे। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि जो आधार कार्ड है उसको कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज आइडेंटिटी, उसके आइडेंटिटी के लिए तो यूज़ करा जाएगा, लेकिन उसको आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भई उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो डेट ऑफ बर्थ एज़ आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है ना? तो यू कैन से दैट ये ऑथेंटिकेटेड नहीं, आपकी ऑथेंटिकेटेड डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये थोड़ा-सा आपको समझना है। तो डेट ऑफ बर्थ की तो वैसे भी आधार कार्ड डिनाई करता है, कोई आदमी कोई भी लिखा दे, डज़न्ट मैटर। सो फीचर क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा, इसमें 12 डिजिट होते हैं, इसका एमसीक्यू आ चुका है यूपीएससी में। और ये जो है नो रेजिडेंस कैन हैव डुप्लीकेट नंबर सिंस, तो 12 इसमें नंबर होते हैं। 12 नंबर के बाद एक सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि भई ये डुप्लीकेट नंबर आप जनरेट नहीं करा सकते, अगर एक बार ये लिंक्ड हो गया तो, ठीक है ना? अच्छा, इसको इश्यू किसी के द्वारा किया जाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कैन आल्सो बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द यूआईडीएआई। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको इश्यू करती है, वही इसको डीएक्टिवेटेड कर सकती है, वही इसको ओमिटेड कर सकती है, राइट? ये थोड़ा-सा आपको समझना है। तो जो जनरेट कर रहा है, वही उसको फिनिश कर रहा है। रैंडम नंबर की बात करेंगे, इट डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ एंड जियोग्राफी, ये सब कुछ ये कैप्चर नहीं करता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी फॉर रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजन्स एंड और डोमिसाइल्स, तो ये भी आपके लिए एक समझना है। ना तो ये डेट ऑफ बर्थ दिखाता है, तो पहले आपको ये समझना है। डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर नहीं करता आधार कार्ड। दूसरा, आपकी सिटीजनशिप को भी ये यू कैन से दैट क्लियर नहीं करता। आपकी डोमिसाइल को भी ये क्लियर नहीं करता। ये तो पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम। ये है स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। सो रेजिडेंस डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रली, तो जो रेजिडेंस का डेटा है वो सेंट्रली स्टोर किया जाता है एंड ऑथेंटिकेट कैन बी डन ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये कॉमन सी बात है, ये तो ज़्यादा नहीं समझना होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम निकालते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम आते हैं, ये टारगेटेड क्या है? इससे हम आधार कार्ड बनवाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ी बात ये है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अगर स्कीम होगी, तो उस आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सिडी होंगी, उनका बेनिफिट ले सकते हैं एंड आर फंडेड आउट ऑफ कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया। और ये सारी जो स्कीम होंगी वो किस पे फंडेड होंगी? वो होंगी कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बात है कि वो स्टेट का है और वो आपका सेंटर का है। आधार एक्ट 2016। ओके, अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो आधार एक्ट की, जिसको जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू है। सो ये 2018 में जजमेंट आया, टॉप कोर्ट अफर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आधार एक्ट 2016। अच्छा, आधार जो है वो मैंडेट करता है कैन नॉट बी स्टोर फॉर द
मैंडेट सॉरी मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 6 मंथ। तो कुल मिला के ये है कि आधार कार्ड मेटा डेटा है वो आप 6 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे। एक्ट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये वाला जो एक्ट होगा वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता और ये गारंटेड है किसके अंदर, आर्टिकल 14, 15, 19, 21। तो ये तो आपको पता ही होगा जो सिटीजनशिप की बात करता है। आधार कार्ड जो है वुड बी मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम। अभी हम क्लियर कर रहे थे, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम है उनकी जो भी सब्सिडरी है या जिनके बारे में आपको लाभ उठाना है तो वो आधार के थ्रू उठा सकते हैं, बट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन पीपल। ये भी बात आपको याद रखनी है, पीपल को फोर्स नहीं किया जाएगा भैया वो ओपनिंग बैंक अकाउंट और फॉर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शंस ये सब कुछ वो फोर्सफुली दे, तो ये नहीं है। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये बात आपको याद रखनी है कि स्टेट जो है वो परमिशन नहीं देगी किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन को कि भैया वो आधार के जो नॉलेज है उनको वो इकट्ठा करें, तो ये राइट नहीं देता है। आगे देखते हैं हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस बॉडी के बारे में देखते हैं जो इसको आधार कार्ड को इशू करती है और ओमिटेड करती है। तो इसकी उत्पत्ति स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुई और ये स्टेबलाइज हुई 2016 में और ये प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंडर में है ये वाली बॉडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये, राइट। अच्छा, फंक्शन की बात करेंगे तो इसका काम है इशू करना यूनिक एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईडी, जो भी हम बात कर रहे थे 12 नंबर का होता है। ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर आधार इनरोलमेंट के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट। और ये इंश्योर करती है सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली और ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स को लेके भी। और ये डेवलप करती है पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम ऑफ इश्यूइंग आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सो अब हम एमसीक्यू देखते हैं कि भैया ये लास्ट 2019 में एमसीक्यू आया था वो क्या कह रहा था हमसे। पहली बात, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 3 मंथ। अभी हमने पढ़ा था ये 6 मंथ का था, राइट। तो पहला वाला तो क्लियर कट है, हमारा गलत हो गया। पहला वाला हमारा गलत हो गया, राइट। ये गलत है हमारा। आगे देखते हैं, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अभी हमने क्लियर करा भैया स्टेट्स को राइट नहीं है कि वो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को राइट दे कि भैया आप आधार डेटा के बारे में हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे। सो दूसरा हमारा सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, आधार इज अ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अभी क्लियर करा इसने, भैया आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि आप बैंक में अकाउंट खोलो और आधार हमें शेयर करो, इट्स नॉट सो। थर्ड भी हमारा गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। अब हम फोर्थ और पढ़ लेते हैं, आधार इज अ मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया। अभी यही क्लियर कर रहे थे हम, ओके। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एंड 4। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए आगे हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है भैया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है। तो देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इसमें ये जॉइंटली होती है, इसमें सेंटर का भी कुछ फंड होता है, कुछ स्टेट का भी होता है, बट सेंट्रली सेक्टर्ड में ओनली डिपेंड ऑन द सेंटर, नॉट ए स्टेट। ओके, तो अभी क्या हुआ है, पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म नीति आयोग हैज इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ रिवैम्पिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अभी क्या हुआ, नीति आयोग ने रिवैम्पिंग चलाया है किसके लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। तो आपको समझना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज अ जॉइंट बाय द सेंटर एंड द स्टेट, ये जरूर याद रखना है, सीएस। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो फंडेड है जॉइंटली सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट इन अ सेक्टर फाइलिंग इन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दो की तरफ आप कह सकते हो, कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के द्वारा, राइट। फीचर क्या है, करंट अफेयर मेंबर की बात करें हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, तो ये रिपोर्टेड है किसके द्वारा, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन दी रैशनलाइजेशन ऑफ सीएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2015। फोकस क्या है इसका, ये स्कीम जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा की बात करती है, जिसमें जो इसका विजन था 2022, वेयर सेंट्रल एंड स्टेट जो है वो मिलके काम करेंगी, ओके। अभी करंट में 75 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है और इनको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है अराउंड दी 10.4% ऑफ द सेंटर बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, फंडिंग की बात करेंगे, जितने भी जो ट्रांसफर है स्टेट और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के, ये रूटेड है थ्रू द किसके, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है,
तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो भी खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको वहन करती है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन जो हुई थी 14th फाइनेंस कमीशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्लान और नॉन प्लान डिस्टिंक्शन फ्रॉम द 2017 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम अभी मैंने कहा जिसमें सेंट्रल का ही पर्टिकुलर हिस्सा है हैव बिकम ए प्राइमरी मोड ऑफ स्पेसिफिक पर्पज ट्रांसफर मेड बाय द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे पॉइंट समझने हैं आपको, जैसे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और 3 हिमालय स्टेट, जिसमें सेंटर और स्टेट का जो रेशियो होगा वो 90-10 का होगा। मतलब कोई भी स्कीम आई उसके में वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालय स्टेट में है, तो वहाँ पे सेंटर का क्या रेशियो होगा, स्टेट का क्या रेशियो होगा, वो याद रखना है। तो वो रहेगा 90 और 10, राइट। इसी तरीके से अन्य स्टेट की बात करेंगे, वो ना तो नॉर्थ ईस्टर्न में है ना ही हिमालय में है, तो उसमें सेंटर का जो होगा वो 60% होगा और स्टेट का 40% होगा, राइट। और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में विदाउट लेजिस्लेचर यहाँ पे सेंटर फंडिंग करेगा 100%, राइट। चलिए, अब टाइप की बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की, तो कोर स्कीम। तो जैसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा यानी कि एनडीए इसमें शामिल होता है। इसमें क्या-क्या होगा, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशंस है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये सब कोर स्कीम है। अब कोर ऑफ कोर स्कीम मतलब कोर स्कीम की भी कोर स्कीम कौन-कौन सी होंगी, तो वो 6 स्कीम होती है, जो सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन की बात करती है। इसमें कौन-कौन सी होगी, जैसे मनरेगा है, जिसे मनरेगा कहते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लिए है, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, तो ये 6 स्कीमें हैं, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ फॉर डेवलपमेंट और माइनॉरिटी, राइट। ऑप्शनल स्कीम की बात करेंगे तो स्टेट आर फ्री टू चूज द वन दे विश टू इम्प्लीमेंट। तो इसमें स्टेट को फ्री करा गया है कि भैया फंड फॉर देयर आर एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी इनमें, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है, ये सब ऑप्शनल स्कीम में आएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास मिशन कर्मयोगी जो ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये है क्या। इसका एम है क्रिएट करना प्रोफेशनल, वेल ट्रेंड एंड फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विसेज दैट इज that is imbued with the shared understanding of India's development aspiration, national program and priorities। तो कुल मिला के ये है कि हमें जो यू कैन से दैट जो हमारा कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी है, उसका काम है कि भैया हम प्रोफेशनल, वेल ट्रेंड और फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विसेज बनाएंगे, जो इंडिया डेवलपमेंट की बात करें, उनके नेशनल प्रोग्राम और उनको प्रायोरिटी दें। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या है, ये क्यों न्यूज में है वो हम बात करते हैं। एक्चुअली में इसने 3 साल कंप्लीट कर लिए अपने, 2021 में इसको लॉन्च करा गया था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नाम से। ओके, और ये पार्ट है किसका, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके 3 साल कंप्लीट हो गए इसलिए न्यूज में। अच्छा, अभी मैंने बताया इसका एम क्या है, तो ये पूरा फुल फॉर्म है यहाँ पे, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ये कवर करेगा जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, इंक्लूडिंग उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको भी, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री से हैं, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या फिर एजेंसी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है जो एचआर काउंसिल होगी प्राइम मिनिस्टर की, वो इसकी अपेक्स बॉडी होगी। कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी इसमें। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो ट्रेनिंग करेगी स्टैंडर्ड एंड शेयर रिसोर्स एंड सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। स्पेशल पर्पज होगा व्हीकल का 100% गवर्नमेंट ओन ऑनलाइन लर्निंग ऑफ प्लेटफॉर्म आईजीओटी कर्मयोगी। कुछ गाइडलाइन बनाई गई इनके लिए, वो देख लेते हैं। जैसे 70-20-10 ये मैंडेट करता है, 70% जो होगा वो लर्निंग आएगा कहाँ से, फ्रॉम ऑन दी जॉब एक्सपीरियंस। ये आपको समझना है। 70-20-10 का क्या रेशियो हो सकता है, आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। तो 70% आप सीखेंगे जब आप जॉब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तब। 20% आप कहाँ से लेंगे, वर्किंग विद अदर, जब दूसरे के साथ आप काम कर रहे होंगे। और 10% जो आप लेंगे वो प्लांट ट्रेनिंग से लेंगे। क्लियर कट है। अच्छा, आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसको आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बोला गया है। ये लॉन्च करा गया फॉर द मिशन कर्मयोगी के लिए, ये भी समझना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईजीओटी क्या है, तो ये मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च करा गया। ओके, अभी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करेंगे, जिसको हमने फर्स्ट में अभी बात जिक्र करा था, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को, उसको भी अभी हम क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है आईजीओटी। गाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी के आधार पर। जो परफॉर्मेंस होगी, जितने भी यूजर्स होंगे आईजीओटी के कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के, उनको मॉनिटर और एवेल्यूएट किया जाएगा कि
परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें इंडिविजुअल लर्नर, सुपरविजन एंड कंटेंट प्रोवाइडर एंड क्रिएटर होंगे, राइट। सो अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करते हैं। ये क्या है? इसकी उत्पत्ति हुई गैजेट ऑफ इंडिया 2021 के द्वारा, जिसको इशू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। विद अ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है इसकी। कंपोजिशन की बात करें तो 3 मेंबर हैं एंड सपोर्टेड बाय द एनी इंटरनल सेक्रेटरी के द्वारा। जो सेक्रेटरी हैं जिनको हेड किया जाता है इन ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू जीओआई, designated as a secretary of CBC. Member have been appointed for the diverse background से, जो इंश्योर करेंगे एडक्वेट रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव होंगे, जैसे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के, तो वहां से इनका कंपोजिशन होता है। पर्पस की बात करेंगे टू बिल्ड क्रिएटिविटी एंड सेफ अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस पे। फंक्शन की बात करेंगे तो फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड एजेंसी। प्रिपेयरिंग ऑन एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस, ये भी काम करेगा ये। अप्रूविंग करेगा नॉलेज पार्टनर फॉर द मिशन के लिए, एंड हार्मोनाइज करेगा एंड डी सिलोड्स अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी किसकी? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, जो कि किसके लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए। अब बात करते हैं हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस क्या है? ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत करना, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जिसको MOPPG एंड P बोला जाता है, इसने कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन इशू करी है क्या हैंडलिंग करने के लिए पब्लिक की जो शिकायतें हैं, फॉर मेकिंग ग्रीवेंस रिडलेस, टाइम बाउंड पे होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं। ये ग्रीवेंस रिडेरेस मैकेनिज़्म है क्या? ये GRM जिसे बोला जाता है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो मेज़र करता है इसके इफेक्टिवनेस को, एज़ इट प्रोवाइडेड फीडबैक ऑन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? अच्छा, ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये नोडल एजेंसी है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, जो हैंडलिंग करती है किसके थ्रू? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसे DRPG बोला जाता है, और इसकी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इसमें, ठीक? अच्छा, अब हम बात करते हैं, जो ये होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो अवेलेबल है सिटीज़न के लिए 24/7 आवर्स, ठीक है? ये सिंगल पोर्टल है, जो कनेक्टेड है किससे? जितनी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की और स्टेट की हैं, ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको समझना है। तो कुल मिला के आपकी शिकायत को किस तरीके से सुना जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं जो हाइलाइट है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंस। तो पब्लिक शिकायतों को सुनने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर को चुना जाएगा, जो पब्लिक की शिकायत को यू कैन से दैट सुनेगा, जो मिनिस्ट्री की होंगी, डिपार्टमेंट की, हु विल एड्रेस ग्रीवेंस प्रोम्प्टली एंड फेयरली एफिशिएंटली, तो सारी शिकायतें वो सुनेगा। डायरेक्टर ग्रीवेंसेस सेल भी चुनी जाएगी इसमें, जो सेटअप की जाएगी कि हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और सफिशिएंट रिसोर्स हैविंग अ नॉलेज एंड स्कीम एंड एक्टिविटी के द्वारा। अच्छा, टाइमलाइन जो है इफेक्टिव ग्रीवेंस ड्यूरेशन, इनको रिड्यूस कर दिया गया। पहले ये 30 डेज़ था, अब ये कितना कर दिया गया? 21 डेज़। तो कुल मिला के इसको घटा, मतलब कोई भी जो शिकायत है उसका निवारण जो है, वो 30 दिन नहीं, अब 21 दिन में कंप्लीट करा जाएगा, ठीक है? तो ये मोटे-मोटे पॉइंट समझने थे, इसमें कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं थी। जो हम ग्रीवेंस रिडरेस मशीनरी की बात करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा वहाँ पे, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर इन दिस कुछ स्टेटों में हो गई, जहाँ पे जिला पंचायत हैव आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स देयर ओन पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म। तो जिला पंचायत भी अपना बनाएगी, जो पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म को खुद ही देखेगी उसको, ठीक है ना? ओके। अदर इनिशिएटिव की बात करेंगे, तो अदर इनिशिएटिव में जैसे सॉरी, अदर इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस जैसे सीबीसी है, लोकायुक्त है, एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी टुक लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द करप्शन, ये भी देखती हैं भैया। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो ग्रीवेंस रीएड्रेस को टैकल करते हैं। जैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रगति के द्वारा चलाया गया। ई निर्वाण है, जिसको सीवीडीटी के द्वारा लॉन्च करा गया। सेवोत्तन मॉडल्स है, ठीक है ना? जो 3 मॉड्यूल, जिसमें सिटीजन चार्टर है, ग्रीवेंस रिडरेस मैकेनिज्म है एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर द सर्विस डिलीवरी है। तो ये कुछ अदर ग्रीवेंस रिडरेस इनिशिएटिव हैं, जो चलाई गई है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं फिर हम। फिर हमारे पास है जन योजना अभियान। ये क्या है भई?
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने अभी लॉन्च करा पीपल प्लान कैंपेन, जिसको हम जन योजना अभियान बोलते हैं। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जैसे पीडीपी 2025 और 26 के लिए। अबाउट जन योजना अभियान और पीपल प्लान कैंपेन, ये एक ही बात है, दोनों आप याद रखेंगे। इसका एम क्या है? ये एक्सेलरेट करेगा पीपल पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ये इसका काम है कि भैया पीपल जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें? जो पंचायत डेवलपमेंट प्लान होते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए, इतना मैं आपको फिर बता दूं, जो हमारी वेट जो पीटी 365 आती है, उसका एम होता है सिर्फ आपको उसको ओवरऑल रिव्यू करना होता है। ये नहीं है कि आप उसे पूरा रटेंगे, आपको समझना होता है कि जैसे ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसको लॉन्च किसने करा? लॉन्च किसके द्वारा है? ये सबकी योजना सबका विकास के द्वारा है। यू कंसीडर, इसको जो स्लोगन है वो है सबकी योजना सबका विकास, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज 2018 देख रही है। इम्प्लीमेंटेड की बात करें तो इसमें 3 टियर्स की बात है। जो ऑल टियर्स होते हैं वो सब हैं इसमें। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फ्रंटियर वर्कर हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है ना? जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कैंपेन की बात करेंगे तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर, जो वार्ड सभा है, महिला सभा है, ग्राम सभा है, ब्लॉक सभा है, डिस्ट्रिक्ट सभा है, ये सब आएंगे इसमें। टू बी हेल्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्राम सभा जो है वाइज कैलेंडर एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द थेमेटिक डेवलपमेंट गैप्स की भी बात करते हैं इसमें ऑन द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इंपोर्टेंट क्या है? तो इंपोर्टेंट ये है कि इन इसमें जो है इंक्लूसिव होगा पार्टिसिपेंट, जैसे इंगेज यूथ एंड एल्डरली, जो मोर देन 75 ईयर से भी अबव है, यूथ भी होंगे और एल्डरली भी होंगे, फॉर हैंडलिंग इन प्रिपरेशन फॉर द जीपीजीडी, है ना? तो ये भी इसमें शामिल होंगे, राइट। अच्छा, अप्रूव जीपीडीबी जिनको पब्लिश किया जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ओके, तो इसमें आपको पढ़ना क्या था कि भैया जो हमारा ये जन योजना अभियान जो है, वो इसमें क्या-क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये ज़रूर आपको देख के चलना है इसमें। पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये भी देखना है आपको, ठीक है? और इसमें ये ज़रूर देना है कि इंक्लूजन किस-किस का है। आगे हमारे पास ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़। तो ऑडिटिंग का मतलब है, जैसे मान के चलिए कोई भी हम जो बॉडी है और वो काम कर रही है, तो फिर हमें उसको ये देखना है कि 5-6 साल में या 3 साल में या 2 साल में उसने क्या काम किया, उसी को हम ऑडिट बोलते हैं, ठीक है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि आईसीएएल, इसको इनॉग्रेटेड किया गया कहाँ पे? राजकोट, गुजरात। ओके। ये पहली है भारत में जिसका एम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडी। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं, आईसीएएल के बारे में, यानी कि ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। क्या कहती है? ये कोलैबोरेटिव मतलब ये कोलैबोरेशन है किसका? पॉलिसी मेकर और ऑडिटर का, एंड वुड सर्व एज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर, ठीक है? ये एनहांस करता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस ऑडिटर को, टू इंश्योर क्या करें भैया? वो इम्प्रूव करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, असेसमेंट एंड सर्विस डिलीवरी को लेके, ठीक है? तो ऑडिट यू कंसिडर इजीली, इसमें क्या है, अब अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इसके ऑडिट की, तो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1900 जो 92 है, वो कंटेन प्रोविजन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बारे में कहीं जिक्र है भाई? है 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 है, वो बात करता है ऑडिट की, किसके? सेल्फ गवर्नेंस की। 2020 में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वो डेवलप करती है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी समझना है आपको। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज़ 2023 से भी अवॉर्डेड है ये, और एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, कहाँ पे? जिनेवा में। ये भी थोड़ा-सा याद रखना कि भई इसको अवार्ड भी मिल चुका है। करंट ऑडिटिंग मैकेनिज़्म ऑफ लोकल बॉडी की बात करेंगे तो कैग को राइट है भैया, है ना? कि वो लोकल बॉडी को ऑडिट करेगा। जिसमें ड्यूटी, पावर और कंडीशन क्या होंगी सर्विस की, वो सारी, जो कि 1971 के थ्रू दिखाता है। अब कैग जो है वो एक्सरसाइज करेगा कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट एंड ऑडिटिंग फॉर ऑल 3 लेवल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो होगा वो किसके थ्रू होगा? ये होगा एग्जामिन ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स के द्वारा। अभी हम मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो एग्जामिन ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स के द्वारा यू कैन से दैट डन होगा, और डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, या जिसे हम डीएलएफए बोलते हैं कई स्टेटों में, इन मोस्ट स्टेट,
इसका जो ऑडिट होगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरीके से फंड को यूटिलाइज किया है उसको ऑडिट करने का काम होगा किसका, ईएलएफए एंड डीएलएफए। ओके, ईएलएफए और डीएलएफए ये वर्क करता है किसके अंतर्गत में, टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द कैग, राइट। आगे बात करते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं क्या इसके लिए, यस है भाई, क्यों नहीं है। जैसे आर्टिकल 243 जे बताता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट करने का। इसी तरीके से आर्टिकल 243 जेड ये दिखाता है क्या मेंटेनेंस होगा अकाउंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो ये तो आपको समझना है थोड़ा सा, क्लियर है। अच्छा, और उसके बाद ये जो है 243 जी ये बताता है कि भैया किस तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल होंगे उनको इंश्राइन किया जाएगा किसके लिए, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास कैंटोनमेंट वोट्स। अभी ये क्या है भाई, ये क्यों न्यूज़ में है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कैंटोनमेंट वोट्स होता क्या है। आपने देखा होगा कई बारी जो फौजी या आर्मी के लोग होते हैं वो आपने देखा होगा अपना एक कैंप बना के वहाँ रहने लगते हैं, उसको हम कैंटोनमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, लैंड पोर्शन फ्रॉम द 10 कैंटोनमेंट बोर्ड्स टू बी मर्ज विद द कंसर्न स्टेट लोकल बॉडी। अभी क्या हुआ है, 10 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को मर्ज कर दिया गया कुछ स्टेट लोकल बॉडी के साथ, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हम कैंटोनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये एसेंशियली एरिया है जहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स है, जिसको गैरिस नोड किया जाता है, मतलब उनको रखा जाता है एज ए प्राइमरली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्डर्स, एज ए वो अपना हाउस बना के रह सकें, ठीक है ना। ओके, तो ये बात हमें पता कैसे चलती है? तो थोड़ा-सा देखते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी बैटल ऑफ प्लासी 1957 से हुई, 1757 से हुई। अच्छा, फर्स्ट कैंटोनमेंट जो बनाया गया था वो 1765 में बनाया गया, ठीक है? अभी कितने हैं इंडिया में, 61 कैंटोनमेंट्स हैं इंडिया में, जिनको 6th जो स्टेबलाइज़ हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात और करते हैं इनके एडमिनिस्टर की। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कैंटोनमेंट इज़ सब्जेक्टेड मैटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जिसको एंट्री किया गया है 3rd में यूनियन ऑफ लिस्ट। तो कुल मिला के आपको समझना पड़ेगा कैंटन बोर्ड्स जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्टेट लेवल का है, सेंटर का है या फिर ये यूनियन का है, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 2006 कैंटोनमेंट एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और अकॉर्डिंग विद द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैंटोनमेंट की बात करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, विच परफॉर्म सिविल ड्यूटी सच प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन। ये सारे काम होते हैं किसके, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा। इसका मेन काम जो बेसिक रूट्स यू कंसीडर, जैसे पब्लिक हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, प्राइमरी एजुकेशन है। अच्छा, ये किसके मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी क्या है कैंटोनमेंट बोर्ड्स की, तो कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, जहाँ पॉपुलेशन जो है वो 50,000 से अधिक है। कैटेगरी सेकंड में जहाँ पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 है। कैटेगरी थर्ड में जहाँ पॉपुलेशन 250 से यू कंसीडर 10,000 है। और कैटेगरी फोर्थ में जहाँ पॉपुलेशन आपकी 250 नहीं, 2500 से लेके 10,000 थर्ड में, और फोर्थ में आपको 2500 से लेस देन है, राइट। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशू। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, रिसेंट जजमेंट, उसने ये बोला है कि राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से फ्री रहने का भी अधिकार मिलेगा आपको, वो आर्टिकल 14 और 21 आपको देगा, ठीक है ना। ये बात आपको जरूर समझ लेनी है कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट का 14 और 21 आपको राइट देगा किसका, फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, मोर न्यूज की बात करेंगे तो जजमेंट जो था वो बनाया गया रिट पिटीशन किसके द्वारा, एम के रंजीत सिंह वर्सेस अदर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 14 और जो वो रिगार्डिंग किसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जीआईवी के हैबिटेट की बात कर रहे थे, तब इसको लिया गया है। और जो आर्टिकल 14 और 21 है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है, वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्विटी, लाइफ एंड रेस्पेक्टिविटी। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिकल 14 है वो राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 21 है वो लाइफ की बात करता है। तो यही बात जो है अब फ्री फ्रॉम दी क्लाइमेट चेंज जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको भी इंक्लूड किया गया। कुछ एग्जांपल है वेयर द सुप्रीम कोर्ट यूज इट्स पावर टू वाइडन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 14 अभी हमने बात करा राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम टू स्पीच की बात करता है। ओके, चलिए। अच्छा, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस में भी इसके कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं? यस हैं। जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ये राइट टू लाइव इन पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट अंडर द
आर्टिकल 21 मतलब ये कुल मिला के ये है एमसी मेहता वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो 1987 का है, ये राइट देता है भैया एवरी सिटीजन को कि वो पॉपुलेशन फ्री रहेगा बंदा, है ना, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अच्छा, उसके बाद वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम जो है यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या बात करता है, ये कहता है कि भैया अगर आपने कोई भी ऐसी चीज बनाई है जो पॉल्यूशन जो है बना रही है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो जो पॉल्यूशन वियरर, वो जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसका जो भी खर्चा होगा उसको रिड्यूस करने का, वो कौन वहन करेगा, जो उसको बना रहा है, ठीक है ना। दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन बियर द कॉस्ट ऑफ द मैनेजिंग इट, ठीक है ना। ये भी आपको समझना है। प्रोक्यूशनरी प्रिंसिपल की बात करेंगे, वेट, तो प्रोक्यूशनरी प्रिंसिपल में क्या कहता है, ये भी आर्टिकल सॉरी 1986 का 1996 कहता है, ये अलाउ करता है डिसीजन मेकर को टू टेक प्रिकॉशंस विद व्हेन साइंटिफिक एविडेंस और एनवायरनमेंट और हेल्थ हजार्ड्स इज इंक्लूसिव। तो ये भी हमें राइट मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। देखिए यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो मैं थोड़ा-सा केयरफुली कराता हूँ, और जो लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम जल्दबाजी में फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि उसका आने-जाने का कोई मतलब नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, अभी क्या हुआ है भैया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो जर्मनी भाग गए जब उन पे सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप लगा था, ठीक है ना? इसलिए न्यूज़ में है। तो अब ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसको मिलता है? भैया ये उन मेंबरों को मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज़ किए जाते हैं, और वो पर्सन जो है, जो किनको मिलता है वो देख लेते हैं, जिनका डिप्लोमेटिक स्टेटस है, ठीक है ना? गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन डिप्लोमेट असाइनमेंट फॉर ऑफिशियल पर्पज़, मतलब जिनको फॉरेन भेजा जाता है किसके लिए? ऑफिशियल डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के लिए, तो उनको ये जारी होता है। तो इनकी वैलिडिटी जो होती है 5 साल होती है, और उससे कम भी होती है। तो अभी एक उनमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है भाग गए हैं जर्मनी, जिन पे सेक्सुअल अब्यूज़ लगा है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है? ये इम्यूनिटी करता है कहाँ से? होल्डर ऑफ सच पासपोर्ट आर एंटाइटल्ड, इनको क्या-क्या मिलता है एंटाइटल, जैसे कुछ उनको प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटी मिलती है एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ के आधार पर, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द अरेस्ट, डिटेंशन एंड सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग इन होस्ट कंट्री, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, हाउएवर इंडिया में जो है वीज़ा वेवर जो एग्रीमेंट है, वो जर्मनी के साथ-साथ 33 अन्य कंट्रियों को भी है। ये जो असाइनमेंट अलाउ करता है इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर टू विज़िट दीज़ कंट्री विदाउट और वीज़ा, लगभग 90 दिन के लिए वो विदाउट और विद वीज़ा जा सकते हैं इन कंट्रियों में, ठीक है? अच्छा, अब इंडियन पासपोर्ट की बात करेंगे, तो पासपोर्ट और जो वीज़ा है, उनको मेंशन करा गया है यूनियन लिस्ट के 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये समझना है कि जो 7th शेड्यूल है, उसमें यूनियन लिस्ट है, उसमें शामिल करा गया है किसको? वीज़ा को। अब इश्यू की बात करते हैं हम इसके, ये कैसे इश्यू होता है पासपोर्ट इन इंडिया? सो इसको गवर्न किया जाता है पासपोर्ट एक्ट 1967 अकॉर्डिंग व्हिच, ठीक है? जितने भी पर्सन हैं हू डिपार्ट और इंटेंडेड टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना? उनके लिए वो सब आएँगे यूनियन लिस्ट में। उनका टू हैव ए वैलिड पासपोर्ट टू ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोगों को इसमें एग्जेम्प्ट भी करती है फ्रॉम द नीड ऑफ द पोसेशन ऑफ द पासपोर्ट। एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू ए पासपोर्ट टू ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट दिया गया है कि भैया अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसके लिए भी वो पासपोर्ट जारी कर सकता है, इफ द गवर्नमेंट बिलीव दैट इज नेसेसरी सो टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो बंदा इंडिया से बाहर जाना चाहता है फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है जिसे हम ब्लू कलर कहते हैं, डिप्लोमेटिक जिसे हम व्हाइट कलर कहते हैं, और ऑफिशियल जिसे हम मैरून कलर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा-सा, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट में हमारे पास है कॉमन सर्विस सेंटर, ये क्या भैया? सीएससी आपने सुने होंगे कि जो बहुत से कस्बों में या उनमें खोले जाते हैं, जिससे कि जो किसान होते हैं वो अपनी जाके समस्या बताते हैं, और वो एक कंप्यूटर लेके बैठा होता है, वो उन समस्याओं को सॉल्व करता है। तो ये आपको समझना है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें क्या-क्या होता है। देखिए, यहाँ पे क्या-क्या सर्विस मिलेगी आपको? सबसे पहले आपको आधार सर्विस मिलेगी, आईटीआर फिलिंग सर्विस मिलेगी, ठीक है ना? जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग करते हैं तब भी, और आधार सर्विस है आपकी, आधार में कोई गड़बड़ी है वो है, वो सब आपकी सीएससी पे देखी जाएगी। बी2सी, जी2सी अभी हमने देख लिया। बी2सी में क्या हुआ? भारत बिल पे सिस्टम देखा जाएगा, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज भी हमें कराना है, या मोबाइल रिचार्ज कराना है, या हमें जो है बिल करना है किसी भी चीज़ का, तो वो भी हम सीएससी पे जाकर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना? कहाँ पे? सीएससी पे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या-क्या सर्विस मिलेंगी सीएससी पे। तो अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? भैया ये भी अपना 15 साल मना रही है, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में है। इसको सेटअप कैसे किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, और किस एक्ट के थ्रू है ये? कंपनीज एक्ट 1956। ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल कोलैबोरेटिव फ्रेम फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड सिटीजन थ्रू द कॉमन सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है? सेंटर, नॉट ए कमीशन। विज़न क्या है इसका? जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसका विज़न है कि भैया ये डेवलप करेगा क्या? ए रिलायबल एंड उबिक्विटस आईटी इनेबल नेटवर्क फॉर सिटीजन सर्विस पॉइंट। तो हर सिटीजन्स के लिए यू कैन से दैट उनको रिलायबल और उबिक्विटस
आईटी नॉलेज मिले, राइट? सो इसके अब हम बात करते हैं वन ऑफ द 3 पिलर है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसे अप्रूव किया गया 2006 में। 2 अदर पिलर में जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, जिसमें कनेक्टिविटी इंक्लूड है और नेशनल डेटा बैंक एंड स्टेट डेटा सेंटर इंक्लूडेड है। कॉमन सर्विस सेंटर की बात करेंगे तो ये फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट है इसका गवर्नमेंट का प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर सर्विस टू रूरल सिटीजन्स के लिए। ये भी थोड़ा सा आपको समझना है इन इंडिया इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। देखिए वैसे तो ये रूरल के लिए है, बट आपने देखा होगा कई जगह ये अर्बन में भी होता है, और ये पैन इंडिया नेटवर्क है, ये नहीं है पर्टिकुलर एक ही स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना? सो आगे है फिर हमारे पास अब कॉमन सर्विस सेंटर जो 2.0 स्कीम जो है, इसको लॉन्च किया है 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट अप एट लीस्ट वन सीएससी इन ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो एट लीस्ट वन सीएससी होना चाहिए, है ना? ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ये ओपन करा गया। एम क्या है इसका? कॉन्सिलेटेड सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना? थ्रू अ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। की फीचर क्या है इसके? स्टैंडर्डाइज ऑफ सर्विस, इंकरेजिंग मोर वुमेन्स एज ए विलेज वन एंटरप्रेन्योर्स ईटीसी। तो सब ये चीजें मिलेंगी इसमें। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, डब्ल्यू पी एफ आई 2024। इंडिया की रैंक जो है 159 आई है 180 कंट्रियों में, ठीक है? और ये रिपोर्ट है 2024 की। अच्छा, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? पेरिस बेस्ड रिपोर्टेड विदाउट बॉर्डर के द्वारा, ठीक है? वो ये वन ऑफ वर्ल्ड की जो है एक एनजीओ है, ये भी याद रखना है आपको। पेरिस बेस्ड रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये एक एनजीओ है जो डिफेंस और प्रमोशन की बात करता है, किसकी? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की। अच्छा, इसको पब्लिश किया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि 3 मई को। थीम क्या था इसका? अ प्रेस फॉर द प्लानेट जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसकी टॉप थर्ड रैंकर इसमें नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन से है, ठीक है ना? बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर पे इसको यू कैन से दैट जनरेट करा जाता है। तो कौन सी है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेचर, सोशल एंड सिक्योरिटी। ओके। अच्छा, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। को डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? एक तो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है भाई, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक और डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम बोलेंगे को डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? कस्बा कह सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम हीरो सुनते हैं, को हीरो सुनते हैं, तो वो सारी कहानी है। अच्छा, क्या है इसके बारे में? तो देखते हैं। असम ने अभी क्या करा है, लॉन्च करा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली पहली बार इस टाइप का जो कंसेप्ट जो है वो असम ने लॉन्च करा है, ये जरूर याद रखना है। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा। स्मॉलर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बिलो द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उनको हेड किया जाएगा, उसमें भी हेड किए जाएंगे ऑफिसर रैंक के लोग, जिसमें एडीसी यू कैन से दैट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा, हैविंग पावर, जिसको पावर मिलेगी और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू दोज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जो पावर या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो को डिस्ट्रिक्ट में चुने जाएंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली बात ये बात करता है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जो है वो डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, एनहांसिंग गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस क्लोजर टू पीपल, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराता है। ओके, सो आज हमने ये कंप्लीट मॉड्यूल्स फिनिश कर लिया है किसका? पॉलिटी का। नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे हम। और देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ रहे हैं और आपने 1-2 दिन के लिए सारी पढ़ाई छोड़ के इसको बैठ गए, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको कंप्लीटली सारी पढ़ाई छोड़ के इस पे फोकस नहीं करना है। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बताई हैं, वो कवर करनी है, ठीक है? वीडियो को 1-2 बार देख लेना है, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके? तो थैंक यू सो मच।